A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। तो ये इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, उन बहुत सी चीज़ों के बारे में, उन बहुत से केमिकल्स के बारे में जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपका ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी पूरी साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। सबसे पहली बात जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती है, जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है ड्रग्स। मतलब ड्रग्स का मतलब दवाइयों से हैं। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो है ड्रग्स को उसके हार्मफुल इफेक्ट वाले ड्रग्स वाले उससे रिलेट ना करे। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन्स। तो ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उनको वो क्या हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। जो तरह तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्योर करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स जो हैं वो केमिकल्स हैं। लो मॉलिक्यूलर मास होता है उनका, यहाँ पे बताया गया है। लो मॉलिक्यूलर मास है। दे इंटरैक्ट विद द मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड टारगेट टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उनका हर एक ड्रग जो होती है उसका कोई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है कि भाई कुछ ड्रग्स हम खाते हैं वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो सकती है, दूसरी ड्रग जो हो सकती है पेन रिलीफ कर सकती है, तीसरी ड्रग जो हो सकती है हमें सुला सकती है, किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो एंटी एंजाइटी होती है। मतलब अलग अलग तरीके के उसके एक्शन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो किस तरीके के केमिकल को उसमें यूज़ किया गया है। जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन्स। अदरवाइज उनको क्या कह रहे हैं हम? ड्रग्स हैं। वो सारे के सारे ड्रग्स हैं। अगर हम उसका मेडिसिनल यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेडिसिन कह देते हैं। एंड यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो हम डिजीज़ के लिए जब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हम उस टाइम पे उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं? मेडिसिन। तो जितने भी ड्रग्स हैं और मेडिसिन्स हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे पोटेंशियल पॉइजन्स हैं। पॉइजनस इनका इफेक्ट होगा अगर आपने इसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी को यूज़ नहीं किया। एक ही मेडिसिन जो कि मेडिसिन है, अगर आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली तो वो आपके बॉडी के अंदर क्या काम करने वाली है? पॉइजन का, जहर का। वो आपको मार भी सकती है ठीक करने के बजाय। तो जो उसकी डोजेज़ होती हैं ड्रग्स के केस में, मेडिसिन के केस में, डोजेज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डोजेज़ कैसे डिसाइड की जाती हैं आप ये ज़रा सोचिए। डोजेज़ डिसाइड की जाती हैं ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, 3 साल मिनिमम ट्रायल चलता है एक ड्रग का, जब उसको अलग अलग चीज़ों पे टेस्ट किया जाता है। पहले उसको गिनी पिग्स पे टेस्ट किया जाता है किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने से पहले गिनी पिग पे टेस्ट होता है। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो उसके बाद उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं और तब जाके धीरे धीरे उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा क्योंकि हमने अभी जो है एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, हम गुजर ही रहे हैं इनफैक्ट। तो आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन हमें बिना पूरे ट्रायल्स के निकालने पड़े। यस, वो बिना ट्रायल के हमें मेडिसिन को मार्केट में लाना पड़ा सरकार को। तो उसका कारण यही था कि अगर हम उसको फुल ट्रायल पे भेज देते तो वो 3 साल तक, 4 साल तक, 6 साल तक, 10-10 साल तक टेस्ट होते हैं ड्रग्स के, तो वो मार्केट में कभी आ नहीं पाते और तब तक पेंडेमिक जो है अपना बहुत ज़्यादा जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखाना उसने शुरू कर दिया था। तो इसलिए कुछ ऐसी ड्रग्स जिनको बिना टेस्ट किए या कम टेस्टिंग करने के बाद या जो एक सेट नॉर्म्स हैं उसके फुल स्टैंडर्ड पे टेस्ट ना करके एक छोटे सैंपल पे टेस्ट करके भी उनको मार्केट में निकाला जाता है इफ़ एमरजेंसी अराइजेज। ओके, एक्सेप्शनल केस में तो कुछ भी किया जा सकता है ना। फिर हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? ड्रग नहीं बचेगी, वो इस जहर बन जाएगा, ठीक है। तो यूज़ ऑफ केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो एक जो वर्ड है जो कि कीमोथेरेपी का नाम लिया जाता है, आपने कैंसर पेशेंट के केस में काफ़ी बार सुना होगा कीमोथेरेपी चल रहा है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? केमिकल्स का यूज़ किया जाता है फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट। मतलब उसके अंदर बहुत सारे दवाइयाँ दी जाती हैं उस पेशेंट को, इतनी ज़्यादा मात्रा में दी जाती हैं ताकि वो कैंसर की सेल्स को किल करना शुरू कर दे। तो कीमोथेरेपी उसे कहा जाता है जब केमिकल्स का हम थेराप्यूटिक यूज़ कर रहे हैं, राइट। थेराप्यूटिक मतलब थेरेपी के लिए। फिर अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ छोटा छोटा पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको
समझ में आ सके, क्योंकि ऑफ लेट जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जिसमें आपको ड्रग्स की डिटेल में पूछा जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल के डिटेल में पूछा जा रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो अगर हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ड्रग्स को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब कि वो जो ड्रग है वो क्या काम करती है, जैसे कि सिडेटिव है, वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर, ये किस कौन ध्यान रखता है, ये डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट, मतलब किस बेसिस पे हमने कर दिया कि भाई क्या काम कर रहा है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, वो किस तरीके से ड्रग का एक्शन है, ड्रग एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल एंटीहिस्टामिनिक्स, मतलब जो इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन, जो हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको इनहिबिट कर रही है, तो हमने उसको क्या कहा, एंटीहिस्टामिनिक। और हिस्टामिन क्या करता है हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, छोटी क्लास में किसी न किसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस होते हैं, ठीक है, रेडनेस, हीट मतलब फीवर, स्वेलिंग, पेन, ये इसके 4 इंपॉर्टेंट साइन, और इसी की वजह से आ जाती है इमोबिलिटी किसी भी बॉडी के ऑर्गन में। तो अगर आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर समझ लीजिए इस बात को, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है बॉडी का, क्या है ये प्रोसेस, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म का प्रोसेस है, जो कि जिस भी साइड पे चोट लगती है उस साइड पर क्या कर देगा, वो रेडनेस ले आएगा, स्वेलिंग ले आएगा, हीट ले आएगा और पेन ले आएगा। इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, इमोबिलिटी, इमोबाइल हो जाएगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है आपकी बॉडी का, इमोबाइल हो जाएगा, आप उसको हिला नहीं सकेंगे। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन। तो आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके कोई कीड़ा आपको काट गया, कोई आपको चोट लग गई, कट लग गया, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हिस्सा, वो थोड़ा सा लाल हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी और पेनफुल हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी का ठीक करने का मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली। जो इन्फ्लेमेशन होती है डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए होती है वो इन्फ्लेमेशन, ताकि बॉडी की चारों तरफ की जो सेल्स थी वो आके, जो डिफेंस वाली सेल्स थी, बी सेल्स, टी सेल्स, वो सारी आके काम करना शुरू कर देती हैं और उस डिजीज़ को जल्दी से ठीक कर देती हैं। बट उसका क्या होता है, उसकी वजह से हमें और तकलीफ होती है, जैसे स्वेलिंग बढ़ गई, पेन बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और हिस्टामिन कब पिक्चर में आता है, एलर्जिक रिएक्शंस के केस में भी हिस्टामिन पिक्चर में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उधर जैसे ही जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आना शुरू हो जाएगी, है ना, सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है। तो उस टाइम पे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम हिस्टामिन को लो कर दें, ताकि उस चीज़ का इतना गंदा रिस्पॉन्स ना करे हमारी बॉडी। तो अभी क्या था, सेकेंड क्लासिफिकेशन थी, जिसमें कि हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे थे किसके बेसिस पे, उसके एक्शन के बेसिस पे, वो क्या काम कर रही है। तीसरी तरीके से क्लासीफाई किया जाता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बहुत ही सिंपल है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे कि वो क्या केमिकल है, सल्फोनामाइड्स हैं, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, ठीक है, एनएसएड्स हैं, वो डॉक्टर्स मतलब जो पढ़ते हैं फार्मा और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस में सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन समझा रही हूँ किस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, वो कहाँ पे जाके एक्ट करने वाले हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसको हम नाम दे देते हैं कि भाई द ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स पे कर सकती है, लिपिड्स पे कर सकती है, प्रोटीन्स पे, कहीं पे भी जाके काम करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है, ड्रग काम कैसे करती है, हम ये बात करने वाले हैं। तो ड्रग्स का काम समझने से पहले हम समझेंगे हमारी बॉडी में एंजाइम्स का काम। लास्ट चैप्टर में भी हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, हम उसके बारे में बात करेंगे अब, कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके किस तरीके से रिएक्शन को कैटालाइज करता है। हमने एंजाइम के बारे में क्या पढ़ा था, एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल है, वो क्या काम करता था, वो कैटालिस्ट का काम करता था। कैटालिस्ट के हमने 2 फंक्शन पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। फर्स्ट था कैटालिस्ट का काम कि वो जो है रिएक्शन को फास्ट कर देगा, क्या कर रहा है, फास्ट। सेकेंड था कि 2 प्रॉपर्टीज थी, सेकेंड था कि कैटालिस्ट जो खुद है, मतलब एंजाइम जो वो खुद है, वो खुद ऑल्टर नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने 2 बातें पढ़ी थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, अलग अलग रिएक्शन हो रही है, अलग अलग तरीके के एंजाइम काम कर रहे हैं, लाइपेज काम कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा है, बहुत सारे हमने एंजाइम्स पढ़े हैं कैटेगरी।
तो हम उसको समझेंगे कि एंजाइम बॉडी के अंदर पहले काम कैसे करते हैं। पहले जब हमें ये समझ में आ जाएगा तब हम बात करेंगे ड्रग्स कैसे काम करती है बॉडी में, मेडिसिन कैसे काम करती है। तो जब सबसे पहली बात हम समझ गए कि कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है एंजाइम, कैटालिटिक एक्टिविटी, एंड एंजाइम परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, 2 तरीके के काम कर रहा है। पहला एंजाइम का फंक्शन है, सबसे पहले वो क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन में एंजाइम जो है वो देखिए ये वाले डायग्राम से आप समझिए, ये एंजाइम है, ये पर्पल कलर का आपको एंजाइम दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंजाइम है इसकी ये एक्टिव साइट होती है, इसके बीच में ये एक्टिव साइट होती है। जो भी सबस्ट्रेट है वो यहाँ आके फिट हो जाता है और फिर क्या करेगा, एंजाइम अपना एक्शन करेगा, उसको फास्ट कर देगा रिएक्शन को। तो क्या कर रहा है एंजाइम, फर्स्ट जो कर रहा है वो करता है, होल्ड करता है सबस्ट्रेट को, होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर व्हाट, केमिकल एक्शन के लिए होल्ड करता है उसको। एंजाइम में आके सबस्ट्रेट फिट हो गया, फिर जो भी केमिकल एक्शन उस पर होना है वो होगा और फास्ट हो जाएगा एंजाइम के आने से। जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम में वो होल्ड करती है सबस्ट्रेट को सूटेबल पोजीशन में, और ताकि क्या हो पाए, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। जो भी चीज़ को उसके ऊपर अटैक करना है ताकि वो काम करे, आगे रिएक्शन हो, उसको वो अच्छे से हो पाए, वो उसके लिए वो करता है। तो सबस्ट्रेट जो बाइंड टू द एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, उस पर बाइंड होता है थ्रू वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। बाइंडिंग कैसे हो रही है, ये यहाँ पे आके फिट हो गया, ये कैसी बाइंडिंग है, यहाँ पे आके फिट हो गया, देखिए ये वाले डायग्राम में यहाँ पे फिट हो गया आके। तो ये जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, वीक बॉन्ड भी बन सकता है, कहने का मतलब डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, मतलब दोनों तरीके का बॉन्ड बन सकता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना सकता है आयनिक बॉन्ड जैसा, वो वीक बॉन्ड भी बना सकता है, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल इंटरेक्शन भी कर सकता है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, हमने अभी क्लास 12 वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। तो अब आपने पहली चीज़ समझ गए, पहला क्या काम हो रहा है, एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है जिसपे आके सबस्ट्रेट जो है अटैच हो गया। अटैच कैसे होता है, वो दोनों तरीके के बॉन्ड से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना सकता है और वीक बॉन्ड भी बना सकता है, वीक बॉन्ड भी बना सकता है, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, तभी वो जब उसके साथ आके अटैच होगा तभी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या करता है, सेकेंड काम करता है एंजाइम, फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी वो प्रोवाइड करेगा। फिर हम बात करते हैं, अभी उसका कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, जो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में अब क्या हो रहा है, ये तो आप समझ गए एंजाइम क्या कर रहा है। एंजाइम उसको एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रहा है जिसपे कि सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा। सेकेंडली वो फंक्शनल ग्रुप भी प्रोवाइड करेगा जो उसको उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, अब हम बात करेंगे मेडिसिन कैसे काम कर रही हैं, जो ड्रग्स और एंजाइम का क्या इंटरेक्शन है। जो ड्रग्स होती हैं वो 2 तरीके से काम कर रही है। अब आप देखिए एंजाइम, इस डायग्राम में देख लीजिए आप, उसको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये डायग्राम है, ये एंजाइम है, पर्पल कलर का एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब ये देखिए सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके फिट हो जाना है और अपना रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ड्रग्स क्या करेंगी, अलग अलग रिएक्शन में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके। तो ड्रग्स क्या करेंगी, ड्रग्स का शेप देखिए बिल्कुल सेम है जैसा कि सबस्ट्रेट का शेप है। एंजाइम तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ड्रग्स क्या करेंगी, सबस्ट्रेट को वहाँ पे नहीं आने देंगी, खुद आके वहाँ पे उस साइट पर अटैच हो जाएंगी ड्रग्स। तो फिर क्या हुआ, अब सबस्ट्रेट आके अटैच हो ही नहीं पा रहा, अब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा आगे कुछ भी। तो ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं एक्टिविटी ऑफ, ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एक्टिव साइट थी एंजाइम की उसी को ब्लॉक कर दिया ड्रग्स ने। अब अगर एक्टिव साइट ही ब्लॉक हो गई, ड्रग्स वहाँ पे चिपक गई हैं, तो फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट ही नहीं आएगा, वहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ड्रग्स का सबसे पहला एक्शन क्या है, देखिए एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को वो क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। कैसे, दीज कैन बी ब्लॉक बाय बाइंडिंग द साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। उसकी साइट पे खुद जाके बाइंड कर गई और सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा। दूसरा क्या कर सकती है, और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स बोला जाता है इसको, ऐसी ड्रग्स को, कि वो सीधा का सीधा किसके ऊपर काम करते हैं। देखिए अगर आप हमारी बॉडी में किस किस तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं, उसकी एक टाइप ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ जो एंजाइम्स के थ्रू हो रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ड्रग्स कैसे काम कर रही है, उनका एक तरीका होता है वो एंजाइम की साइट पे जाके खुद सिचुएट प्लेस हो जाती हैं। तो क्या करेगा, सबस्ट्रेट उस पर प्लेस नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन रुक जाएगा। ड्रग्स जो होती हैं इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, 2 तरीके से काम कर रही हैं। पहला काम तो कर रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो डायग्राम में दिखाया ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बिल्कुल कॉम्पिटिशन में आ गई, जैसा सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है वैसी ही ड्रग दिखाई दे रही है।
तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, उसको अटैच ही नहीं करने देगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करेगी। सेम है दोनों का शेप। दूसरा कैसे काम करेगी? दूसरा काम करेगी कि ये जो साइट है, एक्टिव साइट जो है, उसकी जगह पे किसी और साइट के ऊपर अटैच करेगी। दो और साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट बोला जाता है उसको, वहां पे जाके ड्रग अटैच हो जाएगी। बट उससे क्या हो जाएगा, एलोस्टेरिक साइट पे जब ड्रग्स अटैच हो जाती है जाके, तो एंजाइम की जो शेप थी, जो एक्टिव साइट की शेप थी, वो बदल जाती है। उसके बदलने की वजह से क्या होगा, अब सबस्ट्रेट फिर से अटैच नहीं हो पाएगा। देखो बड़ा कॉमन सिंपल सा है ये, दो तरीके से काम कर रहा है एंजाइम ड्रग्स। पहला चीज था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये देखो जैसा सबस्ट्रेट वैसा ही वो ड्रग, ये ड्रग है मतलब दवाई, उसके ऊपर जाके ब्लॉक कर दिया। दूसरा तरीके से वो क्या काम करती है ड्रग्स, कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, जो करती हैं वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रही, उनकी शेप वैसी नहीं है, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रही, वो दूसरी साइट पे बाइंड कर रही है, जिस दूसरी साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट पे जाके वो बाइंड कर जाती हैं, वो वहां पे चिपक जाती हैं। अब क्योंकि वो एलोस्टेरिक साइट पे चिपक गई, तो उसकी जो पहले वाली जो साइट थी उसकी शेप खराब हो जाती है। अब शेप खराब हो गई तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट की शेप तो ऐसी थी, वो इसके अंदर फिट हो सकता था, अब वो इसके अंदर फिट नहीं हो सकता, राइट। तो एलोस्टेरिक साइट पे आके जब ड्रग्स अटैच होती हैं, ये दूसरा तरीका है टू बाइंड द डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, उस एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और वहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा। If the bond between enzyme and the inhibitor is a strong covalent bond and cannot be broken easily, तो then the enzyme is blocked permanently. Okay? बॉन्ड जो है एंजाइम और इनहिबिटर दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, अगर वो एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। The body that degrades the enzyme inhibitor complex and synthesizes the new enzyme. देखिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको आपने दिया, वो क्या करी उन्होंने, इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, उस एंजाइम के साथ जाके अटैच हो गई थी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले में, देखिए यहाँ पे, और उसको उसने क्या किया था, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया था, कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया कि अब वो सारे एंजाइम्स बॉडी में काम ही नहीं करेंगे। कब तक, अब बॉडी को नए जो हैं एंजाइम सिंथेसाइज करने पड़ेंगे, तभी वो रिएक्शन को होने देगा। अदरवाइज ड्रग ने अपना क्या काम किया, उसने सारे एंजाइम्स को खराब करके, मतलब खराब इन द सेंस इसलिए खराब किया कि उस ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट था कुछ, उसको वो रोकना था, ठीक है, इसलिए उसने जाके उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये एक तरीका है। ये आपको आई होप एंजाइम का एक्शन समझ में आ गया होगा। एंजाइम के एक्शन से सवाल भी हो सकता है, बहुत ही सिंपल है, जितना सिंपल हो सकता था मैंने आपको उतना सिंपल तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज रिवाइंड करके दोबारा से ये वाला लेक्चर सुन लेना। दूसरा बात है, हम बात करेंगे ड्रग और रिसेप्टर इंटरैक्शन की। अब रिसेप्टर, अभी तो हमने एंजाइम की बात की थी, मैंने बताया था कि एंजाइम एक्शन जो है वो एक टाइप के एक्शन है हमारी बॉडी में। दूसरे ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन की अब हम बात करेंगे। सारी जगह पे तो एंजाइम काम नहीं कर रहे। हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, देखिए ये एनिमल सेल्स बनाई गई है, एनिमल सेल का डायग्राम बनाया गया है, तो एनिमल सेल के ऊपर यहाँ पर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है बाहर से कवरिंग, इसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। तो अब ये इसको एनलार्ज करके दिखाया गया, ये देखिए ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये देखिए ये रिसेप्टर है इंटीरियर ऑफ वॉल पे। तो रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर जो होगा वो एक, मान लीजिए एक पैसेज है, ये एक स्पेशल गेट है एक तरीके का, ये मान लीजिए, इससे जो होगी बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ये इसका क्या है, ये इसका स्पेशल तरीके का एक रिसेप्टर प्रोटीन लगा हुआ है जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड होता है, ठीक है। ये इसका एक रिसेप्टर प्रोटीन चैनल लगा हुआ है, जैसे ही रिसेप्टर इसके ऊपर आकर बाइंड हुआ तो वो समझ जाएगा कि अच्छा रिसेप्टर आ गया, यहाँ से सिग्नल चला जाएगा सेल के अंदर, और सेल जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगी जो उसको करना था। तो बहुत ही मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में एक जगह पे यहाँ पर प्रोटीन लगा होगा, रिसेप्टर प्रोटीन। ये देखिए ये रिसेप्टर प्रोटीन है पूरा का पूरा। इस रिसेप्टर प्रोटीन पर एक यहाँ पे जगह होगी रिसेप्टर के बाइंड करने के लिए। जब भी आएगा वो रिसेप्टर, हमेशा नहीं आएगा, जब भी वो रिसेप्टर आएगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। जैसे ही वो रिसेप्टर यहाँ आके बाइंड करेगा, ये सिग्नल अंदर की तरफ है, ये पूरा अंदर सेल है ना, इसका क्रॉस सेक्शन निकाला है हमने, तो अंदर जो है यहाँ पे चेंज आ जाएंगे और ये इससे इसको सिग्नल मिल जाएगा और जो सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर्स प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है दैट आर क्रूशल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस में।
तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स रहते हैं। जो रिसेप्टर्स प्रोटीन होंगे वो एम्बेडेड होंगे सेल मेम्ब्रेन में। जो किस तरीके से होंगे कि इन द वे दैट दे आर स्मॉल पार्ट प्रोसेसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस। ये बाहर निकलता रहेगा, बाहर निकला रहेगा, और जब भी कभी भी रिसेप्टर आएगा तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो अटैच होगा उसके अंदर सिग्नल चला जाएगा सेल के अंदर। कैसे जाता है ये देखिए, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं एक बार। ये सेल है, इंटीरियर ऑफ द सेल, ये आउटसाइड है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला सेल है, इंटीरियर ऑफ सेल। यहाँ पे आके रिसेप्टर ने बाइंड किया, ये रिसेप्टर का प्रोटीन था, उसके ऊपर ये बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पे आके रिसेप्टर ने बाइंड किया। जैसे ही बाइंड किया तो यहाँ पे शेप चेंज हो गई, देखिए शेप चेंज करने से मैसेज मिल गया सेल को। जैसे ही मैसेज मिला सेल को, मैसेज मिला, और जैसे ही मैसेज मिला तो सेल अपना एक्शन करेगी, फिर ये रिसेप्टर क्या होगा, चला जाएगा अपना काम करके। ओके, तो इस तरीके से यही सारे इस चार्ट में लिखा हुआ है कि जो मैसेज है कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो मैसेज है किस किस के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स से मसल्स के बीच में, और तरह तरह के जो हमारे कनेक्शन हैं उनके बीच में मैसेज ट्रांसफर होते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स आते हैं, रिसीव एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर में आते हैं, वो प्रोटीन है जो कि अकोमोडेट करते हैं वो मैसेंजर को, उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज होते ही सिग्नल मिल जाता है और अपना काम हो जाता है। ठीक है, बात हम कर रहे थे दवाइयों की। अब दवाइयाँ क्या कर रही हैं, वो इसी साइट पे आके उसको ऑल्टर कर देती थी। जो केमिकल मैसेंजर है गिव्स मैसेज टू सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। ये आप देख लीजिए, जो भी मैसेंजर होगा वो सेल के अंदर नहीं जा रहा, वो सिर्फ इस प्रोटीन से अटैच हुआ है। एक बार अटैच होते ही नीचे यहाँ पे शेप चेंज हो गई और सिग्नल मिल गया और वो फिर चला गया। ओके, वो एंटर नहीं करता। तो इस तरीके से रिसेप्टर जो है वो काम करते हैं बॉडी के अंदर। जो जितने भी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो इंटरैक्ट करते हैं डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स के साथ। तो ये जो रिसेप्टर हैं ये अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं किसी पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर के लिए ओवर द अदर, दूसरों की जगह पे। ये देखो, ये जैसे ये जो साइट बनी हुई है ये किसी पर्टिकुलर शेप की होगी तो वो किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करेगी कि भाई वो अटैच हो सकता है आसानी से, बाकी के लिए नहीं करेगी। तो यही बताया गया है कि जो डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स हैं उसके लिए वो डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर शो करते हैं सेंसिटिविटी। द रिसेप्टर शो सिलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट हैव डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अमाइनो एसिड भी डिफरेंट है। ड्रग्स क्या करती हैं? अब ड्रग्स ये काम करती हैं कि ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ड्रग कैसे काम कर रही हैं? जहाँ पे रिसेप्टर आ रहा था वहाँ पे आके ड्रग्स अटैच हो गई और ये नहीं अटैच हो पाया तो वहाँ पे केमिकल मैसेंजर नहीं किया। कि कौन सी एक्शंस की बात हो रही है? उन एक्शंस की बात हो रही है, मान लीजिए बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले गए और बॉडी के अंदर खतरनाक तरीके की रिएक्शंस चल रही हैं, तो हम ड्रग भेजेंगे अंदर। ड्रग अंदर जाएगी बॉडी के अंदर, वो केमिकल मैसेंजर का काम करेगी, रिसेप्टर की जगह पे खुद बाइंड हो जाएगी। एंजाइमेटिक एक्शन वाले में क्या कर रहा है? ड्रग, ऐसी ड्रग बनाई जाती है जो कि एंजाइम की साइड पे बांध हो गई। ये कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? हम रिसेप्टर की साइड की बात कर रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। तो जो उससे डायरेक्ट एक्शन में आ जाती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। दीज आर यूजफुल फॉर ब्लॉकिंग द मैसेंजर। ये सब क्या कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर एक्शन को स्टॉप करना है। दवाई का यही काम है, कोई एक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है, उस एक्शन को हमें स्टॉप करना है क्योंकि भाई वो एक्शन हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हमने उस एक्शन को स्टॉप कर दिया। हमारे देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स, और भी ड्रग्स होती हैं दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट थी, दूसरी एगोनिस्ट थी। ठीक है, उतना डिटेल में मत जाइए आप, बट आप इतना समझ लीजिए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। रिसेप्टर काम कैसे करता है? रिसेप्टर खुद नहीं एंटर करता सेल के अंदर, वो सिर्फ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। एंजाइम कैसे काम करता था वो भी आप समझ गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। क्या क्या हमारी बॉडी में ड्रग्स काम करती हैं? तो बहुत सारे तरीके के काम करते हैं। कुछ जैसे हम लिस्ट यहाँ पे सारे किए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। एंटासिड्स मतलब जो हमारी स्टमक की एसिडिटी है उसको लोअर करती हैं। उसमें कौन सी आएगी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रेनिटिडीन, ज़ेंटेक, वो सब उसके अंदर आती हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स मैंने आपको बताया था एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होती हैं। जो हमारी हिस्टामिन क्या करता है? वेजोडायलेटर का काम करता है। वो क्या करता है? उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ब्रोंकाई गर्ड, रिलैक्सेस, वो सारा मैंने आपको समझा दिया। हिस्टामिन जो है वेजोडाइलेशन का भी काम करता है और इन्फ्लामेशन का भी काम करता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं सिंथेटिक ड्रग्स, ब्रोमोफेनिरामीन,
एंड टेराफिनाडीन। जो टेराफिनाडीन है और ब्रोमोफेनेरामीन है, ये जो ड्रग्स हैं ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का काम करती हैं बॉडी में। हिस्टामिन का क्या रोल होता है ये आप इधर से पूरा पढ़ लो। वो वेजोडाइलेशन करता है, ब्रोंकाई और गट को रिलैक्स करता है, मसल्स को, वॉल्स ऑफ द फाइन ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसको भी रिलैक्स करता है। हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जीज। तो कब दी जाती हैं ये सारी ड्रग? जब कॉमन कोल्ड और एलर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग्स होती हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या कर रहे हैं? क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड जिससे कि ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? स्ट्रेस का। मतलब हमने सिडेट कर दिया, ट्रैंक्विलाइज कर दिया। जो भी बहुत सारे ऐसी इलनेस हो जाती हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो या पेशेंट जो है लगातार बहुत टेंशन में है, तो उसको सिडेट करने के लिए ये ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। वो एंजाइटी को रिलीव कर रहे हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं और इरिटेबिलिटी, जो इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको रिलीव करते हैं। तो ये क्या है? दे फॉर्म एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। समझ गए आप? स्लीपिंग पिल्स जब दी जाती हैं उसको, उसमें क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। उसमें क्या क्या उसके एग्जाम्पल देखिए, उसमें ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। आइप्रोनाइजाइड, अब ये प्रोनाउंसिएशन है, फिनाइलजेलिन, ये सब आप पढ़ लो कौन कौन सी ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग्स हैं। देखो इनको खुद से यूज़ मत करना, मैं आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ा ज़रूर रही हूँ, बट आपको कभी भी ड्रग्स जो है ओवर द काउंटर जाके नहीं खरीदनी है। मैं सिर्फ आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको समझाने के लिए कि ड्रग्स कौन कौन से तरीके की होती हैं, इसीलिए मैं ड्रग्स के नाम पढ़ाना आपको अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, बट आपको कभी भी इसको मिसयूज़ नहीं करना है, स्पेशली ये वाली कैटेगरी की ड्रग्स। फिर होती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या करेंगी? पेन को रिड्यूस करती हैं, रिड्यूसेस एंड अबॉलिशेस पेन। नॉन नार्कोटिक वाली ड्रग्स कौन सी हैं? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। उनका क्या काम होता है ये आप देख लीजिए। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं जो होती है मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या होगा? ये क्या करेगी आपको, अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म लिया तो फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है ये, फिर जो है लोग इसको प्रॉपर वाला जो ड्रग वाला ड्रग है उसकी तरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट मॉर्फिन कब दी जाती है? बहुत ही कैंसर के पेशेंट, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल पेशेंट्स होते हैं, उनको दी जाती है मॉर्फिन, राइट। फिर यहाँ पे एक टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, 5 स्टार चार्ट बता रही हूँ मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसमें आपको बताया गया एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस है। एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल टेंड टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया को भी, फंगस को भी, वायरस को भी और अदर पैरासाइट्स को भी। वो सिलेक्टिवली उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं या रोक देते हैं या धीरे कर देते हैं। तो उनके वाली ड्रग्स में क्या क्या आती हैं? एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटीसेप्टिक्स आती हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं। ये माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सब्सटेंस हैं जो ग्रोथ को, जो इनहिबिट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ के ऊपर सीधा जाके अटैक करती हैं। एंटीबायोटिक्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। हैव लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। एंटीबायोटिक्स हैव ईदर साइडल हो सकती हैं, वो स्टैटिक हो सकती हैं। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को, साइडल मतलब किल कर दिया, स्टैटिक कर दिया तो उसने उसको, उसकी ग्रोथ को कम कर दिया। बस दो तरीके की हो सकती है ग्रोथ को कम करना। मतलब आप इसी तरीके से समझ लीजिए, कोई ऐसा दुश्मन है, मान लीजिए अचानक से कोई आ गया, शेर मान लीजिए ना, आप जंगल में शेर आ गया, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो शेर को मार दीजिए तो वो सिडल हो जाएगा, बैक्टीरिसिडल मतलब लॉयन सिडल हो जाएगा, बिल्कुल मार दिया आपने उसको। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं, आप उसको इतने सारे डंडे मार दीजिए, जान से मत मारिए, उसकी एक टांग पे बहुत चोट लग गई, बहुत सारे डंडे मार दिया आपने उसको, कि वो जिंदा भी रहेगा लेकिन आपको हार्म नहीं कर सकता। मतलब वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। आपने उसको जिंदा छोड़ दिया बट आपने उसका इतना हाल ख़राब कर दिया कि अब वो जिंदा भी है तो भी आपको हार्मफुल नहीं रहेगा, तो वो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। तो बैक्टीरियोसिडल पूरा किल कर देंगी। फिर क्या है इस नेक्स्ट पॉइंट में, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं विच किल्स और इनहिबिट द वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाएगा, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज के ऊपर एक साथ में काम करेंगी, उसको हमने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसी होंगी जो कि एक ही तरीके के बैक्टीरियाज पे काम करेंगी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है? ये स्टेनिंग है। मतलब जब आप डॉक्टर बनेंगे या फार्मेसी पढ़ेंगे या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो बायो से रिलेटेड है, तब आपको पता चलेगा बैक्टीरियाज को देखने के लिए हम स्टेन करते हैं उनको, पहले बैक्टीरिया का स्लाइड डालते हैं, उसके अंदर स्टेनिंग डालते हैं, अलग अलग ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, फिर हम चेक करते हैं। ओके,
तो इसमें उसमें डिटेल में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो एक ही टाइप के बैक्टीरिया पे जो काम करेगी वो होगी नैरो स्पेक्ट्रम, एक ही तरीके के बैक्टीरिया पे काम कर रही है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी होगी, जैसे एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये क्या करेंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया पे साथ में काम करती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया एंटीबायोटिक खुद से मत खाओ। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर तरीके का बैक्टीरिया तंग कर रहा है बॉडी के अंदर, और आप उठा के ले आए ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से ले आए उठा के एम्पिसिलिन, जो बहुत सारे पे काम कर रही है। अब आपने जिस पे काम करना था उस पर तो कर ही देगी, और इतने सारे और थे उन पे भी कर देगी, तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। एंटीसेप्टिक क्या होता है, दूसरी तरफ एंटीबायोटिक्स क्या हो गई, तो बैक्टीरिया के ऊपर जाके किल कर रही है। एंटीसेप्टिक क्या कर रहा है, मतलब कैसे कर रही है उसको, उसके दे डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरवीनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस है उसके मेटाबॉलिक एक्शन पे जाके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को खराब करते हैं। एंटीसेप्टिक कैसे काम कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, जो इधर किल कर देंगे या फिर प्रिवेंट कर देंगे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक जो होते हैं दे आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक और एंटी डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है, एंटीसेप्टिक जो होता है लिविंग सरफेस पे काम करता है, जैसे कि अगर आपको इंजेक्शन लगता है उससे पहले एंटीसेप्टिक लगा लिया, है ना, चोट लग गई तो डिटॉल लगा लिया, सच एज वूंड्स, कट्स, अल्सर, इन सब पे काम करेगा, आयोडोफॉर्म इसमें यूज़ होता है। बट डिसइंफेक्टेंट किस पे काम करता है, डिसइंफेक्टेंट काम करता है नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, और आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है, वो सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक क्या होती है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे काम करता है, डिसइंफेक्टेंट डेड सरफेस, या फिर डेड सरफेस नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग सरफेस कहेंगे, ठीक है, मेटल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब के ऊपर काम करता है, फ्लोर। ये सारा आप यहाँ पे इस वाली स्लाइड को जो है आप रीड कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूरा रट्टा मार लेना, राइट। ये था चैप्टर का पार्ट 1। केमिकल्स के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर था अबाउट द मेडिसिन्स, ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं। हमने 2 तरीके की बातें की, हमने एंजाइम कैसे काम करता है और हमने बात किया रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी बात किया। साथ में हमने बात किया कि कौन कौन से तरीके की ड्रग्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ की जा रही हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है, कुछ को ऐड किया है। देखिए मैं सब कुछ ऐड कर दूंगी तो फिर वो मेडिसिन की क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ेंगे हमने जितना ज़रूरी था उतना हमने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। सो कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।